जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं DSWLT यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यताएं। जो हमारे RPC सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो सभ्यताएं दी हुई है वो कुल 4 है जिन्हें हमें पढ़ना है। जिनमें पहली है कालीबंगा, दूसरी है आहड़, तीसरी है बेराट और चौथी है गणेश्वर। तो पिछले वीडियो में हमने आहड़ सभ्यता को कंप्लीट किया था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, ज़रूर देखें। तो आज हम बेराट सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु अपने आप में एक प्रश्न है, अर्थात किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सब इन बिंदुओं को ध्यान से देखें और इन्हें याद करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। बेराट सभ्यता, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, बेराट स्थल का प्राचीन नाम विराटनगर था। तो बेराट स्थल का प्राचीन नाम क्या माना गया है? विराटनगर। अगला पॉइंट है अपना, बेराट स्थल विराटनगर जो कि प्राचीन भारत में मत्स्य जनपद की राजधानी था। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि बेराट स्थल किस जनपद की राजधानी रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। अगला पॉइंट है अपना, यह स्थल वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। तो इस स्थल का संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले से है। अगला पॉइंट है अपना, इस स्थल का संबंध बाणगंगा नदी से माना जाता है। तो इस स्थल का संबंध किस नदी से है? बाणगंगा नदी से है। अगला पॉइंट है अपना, यह स्थल चारों ओर पहाड़ियों और टीलों से घिरा हुआ है। तो यह स्थल पहाड़ियों और टीलों से घिरा हुआ माना गया है। अगला पॉइंट है अपना, ऐसा माना जाता है कि हूण शासक मिहिर कुल ने आक्रमण कर इस स्थल की सभ्यता को नष्ट कर दिया था। तो इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण क्या माना जाता है? हूण शासक मिहिर कुल के आक्रमण को माना जाता है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो बेराट स्थल का प्राचीन नाम क्या माना गया है? विराटनगर। और यह किस जनपद की राजधानी रहा है? यह मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। और यह किस जिले में स्थित है? यह जयपुर जिले में स्थित है। और इसका संबंध किस नदी से है? बाणगंगा नदी से है। और यह चारों ओर पहाड़ियों और टीलों से घिरा हुआ है। और इस स्थल की सभ्यता के नष्ट होने का कारण मिहिर कुल को माना गया है, जो कि हूण शासक था। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, इस स्थल का प्रारंभिक और सर्वप्रथम खोज का कार्य सन 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा किया गया। तो प्रारंभिक और सर्वप्रथम खोज का कार्य किसके द्वारा किया गया? कैप्टन बर्ट के द्वारा। कब किया गया? 1837 में। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी। अगला पॉइंट है, कैप्टन बर्ट द्वारा अशोककालीन प्रथम भाब्रू शिलालेख खोजा गया। तो प्रथम भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की? यहाँ पर कैप्टन बर्ट ने, जो अशोककालीन था। अगला पॉइंट है अपना, सन 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बेराट में निम्न स्थानों पर उत्खनन कार्य किया। तो यहाँ पर उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1936-37 ईस्वी में। और किन किन स्थानों पर किया? तो बीजक की पहाड़ी पर, भीमजी की डूंगरी पर और मोती डूंगरी, जिसे गणेश डूंगरी भी कहते हैं, और महादेव जी की डूंगरी पर उत्खनन कार्य किया। यहाँ पर एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि बीजक की पहाड़ी और गणेश डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से माना गया है? तो वह बेराट सभ्यता से माना गया है। तो आप इसे याद रखिए कि बीजक की पहाड़ी का संबंध किस सभ्यता से है। अगला पॉइंट है अपना, सन 1962-63 ईस्वी में कैलाश नाथ दीक्षित एवं नीलरत्न बनर्जी द्वारा इसका पुनः उत्खनन कार्य किया गया। तो इसका पुनः उत्खनन कार्य किन किन के द्वारा किया गया? कैलाश नाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी द्वारा किया गया। कब किया गया? 1962-63 ईस्वी में किया गया। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। इस स्थल का प्रारंभिक और सर्वप्रथम खोज का कार्य किसके द्वारा किया गया? कैप्टन बर्ट के द्वारा। कब किया गया? 1837 ईस्वी में। और इन्होंने किसकी खोज की? इन्होंने प्रथम भाब्रू शिलालेख की खोज की, जो कि अशोककालीन था।
और इसके उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया? 1936-37 ईस्वी में। और किन किन स्थानों पर किया गया? बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी या गणेश डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर। और इसका पुनः उत्खनन कार्य किन किन के द्वारा किया गया? कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी द्वारा। कब किया गया? 1962-63 ईस्वी में किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, हम आगे इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहली विशेषता है बेराट सभ्यता एक लोहयुगीन सभ्यता है। तो इसे एक लोहयुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट है क्योंकि यहाँ लोहयुगीन सभ्यता के प्रमाण के रूप में लौह उपकरण मिले हैं। तो यहाँ पर लौह उपकरण मिले हैं तो इसलिए इसे लोहयुगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला पॉइंट है अपना बेराट स्थल से मौर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से मौर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं तो ये भी आप याद रखिए। अगला पॉइंट है बेराट स्थल से मौर्यकालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर मौर्यकालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। तो ये याद रखिए क्योंकि मौर्य काल में बौद्ध संस्कृति का प्रचलन ज़्यादा था तो इसलिए यहाँ पर बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट है यहाँ के लोगों का जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित रहा है। तो ये आप याद रखिए कि यहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार का था? ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। परंतु यह ग्रामीण संस्कृति का केंद्र नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए क्या ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था यहाँ का जीवन, कि हाँ, लेकिन बेराट स्थल ग्रामीण संस्कृति का केंद्र नहीं था। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट है अपना खुदाई से प्राप्त पत्थर के बने हथियारों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पाषाणकालीन हथियारों का कारखाना रहा होगा। तो यहाँ पर पत्थर के हथियारों से क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर पाषाणकालीन हथियारों का कारखाना भी था। तो आइए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। यह लोहयुगीन सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लोह उपकरण मिले हैं और यहाँ पर मौर्य सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं और मौर्यकालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं और यहाँ के लोगों का जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित रहा है और यहाँ पर पाषाणकालीन हथियारों का एक कारखाना भी मिला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है बेराट स्थल से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं और जिनमें पहला पॉइंट है पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम समय यहीं पर व्यतीत करने का प्रमाण मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम 1 वर्ष यहीं पर विराटनगर में ही व्यतीत किया था। दूसरा पॉइंट है भीमसेन की डोंगरी में मिले एक गड्ढे का संबंध भीम द्रौपदी से जोड़ा जाना। तो ऐसा माना जाता है कि भीमसेन की डोंगरी पर जो गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है वो भीम द्वारा खोदा गया था। अगला पॉइंट है अपना बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर बीजक की पहाड़ी से क्या क्या मिले? बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोल बौद्ध मंदिर का संबंध किस सभ्यता से माना गया है? तो वह बेराट स्थल से माना गया है। अगला पॉइंट है अपना बीजक की पहाड़ी पर भग्नावस्था में अशोक के स्तंभ मिले हैं। तो यहाँ पर अशोक के स्तंभ भग्नावस्था में मिले हैं। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष मिले हैं जिनमें पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन और एक गड्ढे का संबंध भीम द्रौपदी से जोड़ा जाना और बीजक की पहाड़ी पर मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं और बीजक की पहाड़ी पर ही भग्नावस्था में अशोक के स्तंभ भी मिले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है बेराट स्थल के उत्खनन से एक कमरे से कुल 36 मुद्राएं मिली है। तो यहाँ पर कुल 36 मुद्राएं मिली है जिनमें पंचमार्क चांदी की मुद्राएं कुल 8 मिली है और इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राएं कुल 28 मिली है और इन 28 मुद्राओं में से यूनानी शासक मेनांडर की कुल 16 मुद्राएं प्राप्त हुई है
और ये सभी मुद्राएं एक भांड में सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली है। तो यहाँ पर मेनांडर की जो मुद्राएं हैं, तो ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया प्रश्न है कि मेनांडर की मुद्राओं का संबंध किस सभ्यता से माना गया है, तो ये बेराट सभ्यता से माना गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर कुल 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से पंचमार्क चांदी की मुद्राएं कितनी हैं, 8। और इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राएं कितनी हैं, 28। और इन 28 मुद्राओं में से मेनांडर की कुल कितनी मुद्राएं मिली हैं, कुल 16 मुद्राएं मिली है। और ये सब मुद्राएं सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ से शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से शैल चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, प्राप्त शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो यहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं जो कि अशोक कालीन है, वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, उत्खनन से निम्न वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो उत्खनन से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, इनमें पहली है स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त घड़े मिले हैं। दूसरी है नाचते हुए पक्षी की प्रतिमा मिली है। तीसरा है पत्थर की संदूकें मिली है। और चौथा है लोहे की कीलें मिली है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मिली है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मिले हैं। और उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं में स्वास्तिक चिन्ह व त्रिरत्न चक्र के चिन्हयुक्त घड़े मिले हैं। नाचते हुए पक्षी की प्रतिमा मिली है, पत्थर की संदूकें मिली है और लोहे की कीलें भी मिली है। तो ये थी हमारी बेराट सभ्यता, जिसको हमने आज पढ़ा। तो आइए अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, बेराट सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यहाँ हमें असत्य कथन बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, यह प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तीसरा ऑप्शन है, इसका संबंध सीकर जिले से है। चौथा ऑप्शन है, यहाँ से यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा गणेश्वर सभ्यता पर रहेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।